नमस्कार, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मैं अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मॉडल पेपर को डील कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हम। तो उसी कड़ी में आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो फिजियोलॉजी पोर्शन है आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सेक्शंस आते हैं, होने को एग्जाम एक ही होती है, लेकिन इसमें भी क्या है, डिवाइडेशन आता है बच्चों। 40 नंबर की आपके एनाटॉमी आती है और 40 नंबर के आपके फिजियोलॉजी आती है। तो एनाटॉमिक सेक्शन के अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करेंगे अपन फिजियोलॉजी पोर्शंस के अंदर आपके 40 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करें और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। मोस्टली कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है, आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कंटेंट अपने अपने हिसाब से एक्स्ट्रा वहां पर लिख सकते हो, अकॉर्डिंग जैसे आपने पढ़ा है, अपने कॉलेज के अंदर वहां पे डील किया है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो वहां पर। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन, और अपन बात करेंगे आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो आपका सेक्शन बी है जो 40 नंबर का वहां पर आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, और पहला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा जब आप मेन एग्जाम का वहां पर पेपर देखोगे। जैसे आपको 9 बजे पेपर मिल जाएगा, और 9 बजे जब पेपर देखोगे आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है वहां पर, और उस क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के आया हूं और ये तो मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये तो मैंने आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के वहां से प्ले स्टोर में क्या पढ़ा है मैंने एप्लीकेशन पे। और क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से ऐसे कंपोजिशन है, या वहां पे गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आपने अच्छे से स्टडी की है, 12 महीने स्टडी की है, और आप फटाफट आप अगर क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, गैस्ट्रिक जो जूस है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लिखना क्या है, स्टार्टिंग करना है वहां पे आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में वहां से थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको लिखना है कि भाई गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, सबसे पहले तो ये लिखना है आपको। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में आपको बताना है वहां पे कि कौन सीक्रेट करता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो क्या कर रही है, वहां पे सीक्रेट कर रही है बच्चों गैस्ट्रिक जूस को, और वो सीक्रेट कितना बनती है, 2500 ml। कितना करेगी, 2500 ml गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है पर डे की बात करें वहां पे कि एक 24 आवर्स के अंदर 2500 ml जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा, वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको लिखना है वहां पर कि यहाँ पे 99% तो बच्चों वाटर कंटेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, और 1% वहां पर सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो कि वहां पे 99% तो वाटर प्रेजेंट होगा आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर, और ओनली 1% वहां पर क्या होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा। अब बात कर लें कंपोजिशन के बारे में, तो आपको वहां पे फ्लो चार्ट बनाना है वहां पर, और आपको लिखना है वहां पर कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो कितना है, वाटर अपन बोल रहे हैं, आप 99 भी कर सकते हो, 99.5% आप वहां पर वाटर लिख सकते हो, और सॉलिड जो होगा 0.5% वहां पे प्रेजेंट होगा। अब बात आ जाती है कि जो वाटर है वो तो हो गया, चलो इसमें तो अपने कुछ नहीं लिखना, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड भी वहां पर बात करें कि 2 टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, और 2 टाइप के कौन कौन से होंगे, पहला होता है बच्चों आपका ऑर्गेनिक, दूसरा होता है बच्चों आपका इनऑर्गेनिक। कार्बनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, अकार्बनिक सब्सटेंसेस वहां पर कौन कौन से हैं, आपको ये वहां पर लिखना है। तो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है उनमें आपको बताना है वहां पर कि एक तरफ तो क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स होते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो होते हैं उनमें आता है आपका म्यूकस आता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है, म्यूकस किसी गोबलेट सेल्स के द्वारा वहां पर सीक्रेट किया जाता है, ये आपको वहां पे लिखना है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा आपको एंजाइम्स के बारे में बताना है वहां पर कि एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन,
नाम लिखना आपको, रेनिन लिखना है आपको, गैस्ट्रिक लाइपेज लिखना है, ग्लूटिनेज लिखना है और यूरिएज लिखना है। ये आपको वहां पे एंजाइम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो सबस्टांसेज है बच्चों, उनके आपको नाम लिखने हैं। अकार्बनिक जो सबस्टांसेज है वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में भी आपको बताना है। तो आपको लिखना है कि वहां पर HCl होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट है वहां पर, आपका क्लोराइड है वहां पर, फॉस्फेट है और सल्फेट है। ये आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज होते हैं, इतना आपको लिखना है। इसके अलावा आपको और थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, यहां पर एक्सप्लेन करना है। वहां पर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का अपन वहां पर कर सकते हैं। कुछ कुछ जो पॉइंट्स है आपके जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिखोगे तो वहां पर आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको HCl के बारे में बताना है वहां पर कि जो HCl होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक जो आपका एसिड होगा वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पैराइटल सेल्स के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पैराइटल सेल्स के वहां पे द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके आपको फंक्शन भी लिखने हैं। अभी पूछा है कि इसमें कंपोजिशन या फंक्शन, तो फंक्शन भी अपन 1 बाय 1 यहीं पे लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप फंक्शन लिख सकते हो वहां पर कि क्या काम करेगा वहां पे गैस्ट्रिक जूस जो HCl है आपका इनऑर्गेनिक जो सबस्टांस है वो वहां पे क्या काम करने वाला है। तो देखिए एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके HCl के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, HCl के द्वारा वहां पर पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम है किया जा रहा है। इसके अलावा ये काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें एंटीसेप्टिक का करता है और एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी वहां पर दिखाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक आप सभी को पता है सेप्सिस से प्रिवेंट करने के लिए वहां पर अपन बोल सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए अपन बोल सकते हैं वहां पर। तो उनके लिए भी किसका काम होता है, HCl का काम होता है। तो HCl एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल दोनों में क्या करता है, वहां पर फंक्शन करता है, उस पर एक्शन करता है। इसके अलावा helps in the absorption of the iron and calcium by making them soluble। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, आयरन का। आयरन का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, उनको सोल्यूबल बनाकर। तो सोल्यूबल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये आपके HCl के द्वारा वहां पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल का भी क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, उनका सीक्रेशन भी कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस और बाइल का। ये भी किसका फंक्शन होगा, HCl का ही फंक्शन होगा। इसके अलावा आपको HCl के बारे में लिखना है कि HCl का जो सीक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सीक्रेशन होता है, वो सीक्रेशन किसके द्वारा और बढ़ रहा है, कौन सी कंडीशन के अंदर वहां पर बढ़ने को मिल रहा है आपको, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन जो वहां पर बढ़ा देती है। तो बात कर रहे हैं वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व का वहां पर स्टिमुलेट होना, वहां पर गैस्ट्रिक हार्मोन है, वहां पर हिस्टामिन की वजह से या वहां पर इमोशंस की वजह से, ये जो सारी चीजें वो क्या कर देती हैं बच्चों, वो वहां पर HCl का सीक्रेशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन सी होती हैं जो कम कर देती हैं, वो भी आपको बता देना है। जो डिक्रीज करती है आपकी सोमेटोस्टेटिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E है, और वहां पर फियर एंड डिप्रेशन में कोई पर्सन है जो फियर है, डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है वहां पर, तो उन पर्सन्स के अंदर क्या होगा, वहां पर HCl का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें वहां पर आपका पेप्सिनोजन, कौन से हार्मोन है अपन बात कर रहे हैं, वहां पर जो आपका कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस का वो आता है आपका पेप्सिनोजन, ठीक है। तो पेप्सिनोजन जो होगा वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ध्यान में होना चाहिए आपके, ये सीक्रेट किया जाता है वहां पर चीफ सेल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, चीफ सेल के द्वारा वहां पर किसका सीक्रेशन किया जा रहा है, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन किया जा रहा है। बात करें कि क्या काम करेगा, कौन कौन से एक्शन करेगा, क्या क्या फंक्शन वहां पे परफॉर्म किए जाएंगे पेप्सिन के द्वारा या पेप्सिनोजन के द्वारा। तो देखिए ये ब्रेकडाउन करता है, स्प्लिट करता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, केसियोनोजन है वहां पर, उस केसियोनोजन को केसिन के अंदर क्या करना है, स्प्लिट करने का, उसको ब्रेकडाउन करने का काम किसके द्वारा करवाया जा रहा है, आपके पेप्सिनोजन के द्वारा करवाया जा रहा है। ये आपको वहां पर मेंशन ही करना है। साथ में कह सकता हूं एबिलिटी टू डाइजेस्ट द कोलाजन, कोलाजन जो भी सबस्टांस है, जिन कोलाजन को क्या करना वहां पर, उनको डाइजेस्ट करवाने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, पेप्सिनोजन के द्वारा करवाया जाएगा।
इसके अलावा स्प्लिट प्रोटीन्स इनटू द प्रोटीज, प्रोटीन को किसके अंदर वो वहां पे ब्रेक डाउन कर रहा है, वहां पर प्रोटीज के अंदर कर रहा है, वहां पे पेप्टोन्स के अंदर कर रहा है, और वहां पे पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर वहां पर कर रहा है। तो ये काम भी कौन कर रहा है, आपका पेप्सिनोजन कर रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिखना है। सॉरी। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बताना है म्यूकस के बारे में। किसके बारे में, म्यूकस के बारे में बताना है। तो म्यूकस के बारे में आपको क्या बोलना है वहां पर कि किसके द्वारा, नेक म्यूकस सेल्स होती है जो फंडिक ग्लैंड, जो फंडस है वहां पर, फंडस के अंदर वहां पर, या वहां पर जो पाइलोरिक जो पार्ट अपन स्टमक के अंदर होता है वहां पर, और जो कार्डिक जो पार्ट होता है कार्डिक ग्लैंड वहां पर, तो उनके द्वारा म्यूकस का क्या किया जा रहा है बच्चों, सीक्रेशन वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि उनके द्वारा वहां पर किया जाएगा। कैसा होता है, विस्किड होता है, गाढ़ा है, वहां पर जेल लाइक होता है, और कोट प्रेजेंट, कवरिंग बोल सकते हैं। जो म्यूकोसा पार्ट होता है स्टमक के अंदर, सबसे अंदर वाले लेयर की बात करें तो उसको क्या, कोट, उस पे कवरिंग अपन कह सकते हैं कि म्यूकोसा पे कवर वहां पे बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए वो वहां पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन नेचर का वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिडिक होता है वहां पे ज्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर जो होता है वो उसी की वजह से होता है कि ज्यादा एसिड का सीक्रेशन होता है, तो पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, कोट वहां पर क्या है, वहां पर प्रेजेंट है, कवरिंग वहां पर प्रेजेंट आपके म्यूकोसा की, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि एल्कलाइन नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता। इसके अलावा आपको फेजेस के नाम लिखना है, फेजेस के नाम भी लिख सकते हो, और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लिख के ले लो मेरे से, अगर आपने बच्चों टाइम मैनेजमेंट नहीं किया पेपर को करने के लिए तो आपका पेपर आधा अधूरा रह जाएगा, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको बोल सकते हैं कि जैसे अनाटमी सेक्शन कर रहा है कोई, चाहे फिजियोलॉजी सेक्शन कर रहा हो, आप स्टार्ट कोई सा भी कर सकते हो। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले एनाटमी ही करो, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको भ्रम में आने वाली बात नहीं है। आप कोई सा सेक्शन भी कर सकते हो। जो इन्विजिलेटर होता है वो आपकी जो कलेक्शन करेगा, कलेक्ट करता है आपकी आंसर शीट, तो वो आपके 3 आवर कंप्लीट होने के बाद में ही कलेक्ट करेगा। तो आप जो भी सेक्शन करो स्टार्ट पहले, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरे को ये जो सेक्शन कंप्लीट करना है कितने समय के अंदर करना है वहां पर। ठीक है, आप वॉच लेके जा सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट रखना है कि आप वहां पे 1 आवर एंड 30 मिनट दे रहे हो आप एक सेक्शन को, इतना आपको लेके चलना है, तभी जाके आपका 10-5 मिनट ऊपर हो सकता है कि आप 1 आवर 40 मिनट तक वहां तक कवर कर पाते हो। उसके बाद में आप फिजियोलॉजी या एनाटॉमी सेक्शन को दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ही आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका, अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन भी अगर बच्चों ड्रॉप आउट करके आते हो तो आपको अपना नुकसान कर लिया है। ठीक है, चाहे आप उसके अंदर 4 लाइन ही लिख के आओ, मेरा मानना है अगर आप उसके 4 लाइन भी लिख के आओगे ना तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, 1 नंबर तो कम से कम देगा। कितना देगा, 1 नंबर। और मान लो आपको पास होने के लिए 1 नंबर चाहिए, तो आपके लिए तो कितना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नंबर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चाहे अगर आपका टाइम कम बच रहा है तो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो थोड़ा सा आप उसको छोटा लिख सकते हो, 2-4 पॉइंट कम लिख सकते हो, वो चलेगा, इतना इश्यू नहीं है। लेकिन आपको ड्रॉप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ध्यान रखने वाली बात है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं कि आप यहाँ पर फेजेस के बारे में भी लिख सकते हो कि फेजेस कौन कौन से हैं। सिपेलिक फेज होता है, गैस्ट्रिक फेज होता है, इंटेस्टिनल फेज आपके प्रेजेंट होती है। तो ये ऑल ओवर आपको इतना किसके बारे में लिखना है, कंपोजिशन और वहां पे फंक्शंस ऑफ द किसके बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे। सेकंड ट्यूशन आ गया है, पहले का ही अपन 2 पोर्शन में ले लेते हैं, हो सकता है आपको गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड पूछ ले। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी कड़ी में अपन यहाँ पे देखें तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और वो सेकंड क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, ये बोल रहा है ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर दो साहब। सिंपल सा बोल रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है कि बीपी होता क्या है। ठीक है, बीपी किसको बोलते हैं, इसके अलावा पूछ रहा है राइट
फैक्टर दैट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ऐसे बोल रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वहां पर बीपी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, तो उनके बारे में पूछना है आपको। क्वेश्चन भी कम से कम आप 2 बार रीडिंग कर सकते हो, जस्ट ऐसा नहीं कि आपने पूछना क्या चाह रहा है आप लिख क्या रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट आप वहां पे 2 बार आप रीड कर सकते हो, उसके बाद में आपको वहां पे आंसर देना है कि यहाँ पे बीपी के बारे में आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको वहां पे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? ब्लड प्रेशर की वहां पर डेफिनेशन लिखनी है कि ब्लड प्रेशर किसको बोलने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब आपका जो हार्ट है, क्या बोल रहे हैं, सिंपल से अपन ये बात कर लें कि आपका ये हार्ट है और हार्ट के अंदर है चेंबर वहां पर, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चों क्या है आपका वहां पर कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड है, जो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर जाएगा, वो आपके जाता है किसके अंदर, एरोटा से होते हुए जाता है। किसके अंदर है? एरोटा से होता हुआ जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि जो ये आर्टरी आपकी, ये क्या है बच्चों, आर्टरी है। तो ये आर्टरी पे जो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, आर्टरी पर जो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो भी कब लगाया जा रहा है, जब ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब ब्लड इसमें आर्टरी के अंदर फ्लो करेगा तो आर्टरी पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को क्या कह दिया जाता है, ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं इट इज द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड, जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड उस आर्टरी के अंदर, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में बच्चों, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लगाया जा रहा है, जो दाब वहां पर बन रहा है, उसी को सिंपली बोल दिया जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, अपन बात करें यहां पर इसको एक्सप्रेस किसमें किया जाता है, ब्लड प्रेशर को आपने सुना होगा कि भाई तेरा ब्लड प्रेशर कितना है, तो तेरा तो बीपी हाई हो गया, अरे भाई तेरा तो बीपी हाई हो गया। तो हाई अपन जब बोलते हैं वहां पर, तो आपने जब मेडिकल फील्ड के आप स्टूडेंट्स हो तो आप वहां पर डिनेट करते हो कि भाई MMHg हो गया। ठीक है, आपने काफ़ी लेबोरेटरी के अंदर अपन कह सकते हैं कि आपने लैब वगैरह के अंदर काफ़ी वहाँ पे सभी ने बीपी लिया है, सभी ने एक दूसरे का लिया है, आपने सीखा है, आपने जाना है, फंडामेंटल का टॉपिक है वहाँ पर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगी MMOF आपने सुना है, तो इसको अपन ब्लड प्रेशर को MMOF से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग आते हैं। एक आता है आपका बच्चों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कौन सा आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मैं कह सकता हूं कि इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर होता है। सिस्टोल का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मींस सिस्टोल वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मैक्सिमम प्रेशर है ये प्रोड्यूस किया जाता है कौन सी के, सिस्टोलिक फेज के दौरान। ठीक है, और कार्डिक साइकिल की बात करें वहां पर, कार्डिक साइकिल भी अपन बात करने वाले हैं कि जो कार्डिक साइकिल होगा, ठीक है, कार्डिक साइकिल के अंदर ईच हार्ट बीट के अंदर, ईच हार्ट बीट के अंदर एक प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर वहां पर साइकिल की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है कि वहां पर जो मैक्सिमम प्रेशर है जो किस पे लगाया जा रहा है, आपके आर्टरी की दीवारों पे लगाया जा रहा है। आर्टरी की दीवारों पे जो लगाए जाने वाला जो प्रेशर है वो भी कौन सा, मैक्सिमम प्रेशर, उसी को अपन क्या बोल देंगे, उसी को क्या बोल देंगे, सिस्टोलिक। और वो भी कब, ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ही हार्ट बच्चों क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, मैंने बताया कि जो ब्लड होगा वेंट्रिकल्स के द्वारा आपके क्या है, किस में आएगा, आर्टरीज के अंदर आएगा। तो उस दौरान जो वहां पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो कौन सा होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कितना होता है, नॉर्मल इसकी बात करें तो 100 to 140 mmHg होगा। ठीक है, या नॉर्मल अपन पढ़ते हैं आज के टाइम में, आपने पढ़ा होगा 120 mmHg। ठीक है, अगर इसके रेंज की बात करें तो 100 से 140 mmHg आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही अगर बात करें, नेक्स्ट आता है आपका डायस्टोलिक बीपी। कौन सा आता है, डायस्टोलिक बीपी। ये आपका मिनिमम प्रेशर होता है। ठीक है, और ये कब वहां पे प्रोड्यूस होगा, जब डायस्टोलिक फेज है,
कार्डियक साइकिल की वो स्टार्ट होती है। डायस्टोलिक फेज की अपन यहाँ पे बात करें कि जो डायस्टोल होता है तो रिलैक्सेशन, ये क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब क्या हो रहा है बच्चों, रिलैक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा। जब रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस दौरान वहां पर चैम्बर्स क्या होते हैं बच्चों, फिल होते हैं, चैम्बर्स भरे जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हार्ट के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो बाहर फेंका जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जब डायस्टोलिक फेज होती है उसमें दौरान कौन सा मिनिमम प्रेशर जो होगा उसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल में वैल्यू बात करूं तो यहाँ पे 60 to 90 वेरिएशंस के अंदर होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ 80 mmHg। कितना कह सकता हूं बच्चों, 80 mmHg कह सकता हूं, या वेरिएशंस के अंदर बात करें तो 60 to 90 mmHg होता है। चलिए इतना आपको लिखना है। अब बात आती है पल्स प्रेशर की, बात कर लें कि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पल्स प्रेशर क्या हो सकता है। तो आपका जो डायसिस्टोलिक जो ब्लड था, सिस्टोलिक ब्लड का जो मैक्सिमम प्रेशर था और जो डायस्टोलिक ब्लड है जो आपका मिनिमम प्रेशर है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बोल दिया जाएगा बच्चों पल्स प्रेशर। ठीक है, उसी को बोल दिया जाएगा पल्स प्रेशर। जिससे अपन बात करें 120 अपन ने लिया और 80 अपन बात करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40। तो वेरिएशन जो होगा वो 30 to 40 mmHg आपको पल्स प्रेशर के अंदर देखने को मिलेगा। इतना आपको वहां पर कंसीडर करना है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना, सभी को पता होगा कि नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, ये सभी को पता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको वहां पर लिखना है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा सेकेंड बीपी के बारे में, उसके बाद में पूछा आपसे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बीपी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हों बीपी को मेंटेन करने का काम करे, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीपी को मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट बारे में बात करेंगे। सेकेंड अपन ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ सकते हैं। थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इन पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से वहां पर आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं अपन वन बाई वन। चलिए सबसे पहले अपन बात करें कार्डियक आउटपुट के बारे में। आपको लिखना है कार्डियक आउटपुट किस तरीके से वहां पे बीपी को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टोलिक प्रेशर। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कार्डियक आउटपुट होगा वो कार्डियक आउटपुट किसको इन्फ्लुएंस करता है, केवल सिस्टोलिक प्रेशर को। किसको करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर को वहां पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ध्यान में रखना वहां पर सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो वहां पर सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो वहां पर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है या सिस्टोलिक प्रेशर, उसी की ध्यान रखना है कि वनो वाइस वर्सा होता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो भी सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, या अपन वाइस वर्सा वहां पर अपने कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके कार्डियक आउटपुट को की काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कार्डियक आउटपुट को भी अपन कह सकते हैं काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं वहां पर अफेक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, देखिए हार्ट रेट डिपेंड करता है कि हार्ट रेट कितनी है वहां पे, क्या 70 है, क्या 60 है, क्या 50 है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक पे डिपेंड करता है वहां पे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ रहा है, वहां पर वेनस रिटर्न कितना आ रहा है, ब्लड वापस आपके हार्ट तक कितना आ रहा है, आफ्टर लोड कितना है वहां पर। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितनी है, इन सभी चीजों पे वहां पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आपको केवल नाम वहां पर मेंशन करने हैं कि ये नाम होते हैं जो आपके कार्डियक आउटपुट वो पे क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं। चलिए इतना आपको लिखना है। इसके अलावा आपको वहां पर और बताना है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सेकेंड अपन बात करें पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में, बताना है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वहां पर, कि ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। ठीक है, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगा
तो ये डिपेंड करता है ब्लड फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो कितना है या किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है। और वहां पे विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि वहां पर जो ब्लड है उसका गाढ़ापन कितना प्रेजेंट है, विस्कोसिटी कितना, विस्किड कितना है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वो डिपेंड करता है वहां पर दो चीजों पे, ल्यूमन पे डिपेंड करेगा और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये अफेक्ट करता है द डायस्टोलिक बीपी। देखिए अभी अपन ने पढ़ा कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो तो कौन से बीपी को वहां पर अफेक्ट कर रहा है, सिस्टोलिक बीपी को, जबकि ये कौन को करेगा, डायस्टोलिक बीपी वो बच्चों क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन लाइक एनीमिया एंड हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, प्रोटीन का लेवल वहां पे कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पर जो पीआर होगा आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वहां पर बीपी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों डायस्टोलिक बीपी पे डिपेंड कर रहा है, अगर वहां पे किसी पर्सन को एनीमिया हो रहा है और अगर वहां पे किसी पर्सन को हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है कि प्रोटीन का लेवल कम दिखाई दे रहा है वहां पे पर्सन के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, जो पीआर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीज होगा तो वहां पे बीपी भी क्या होगा बच्चों आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन कंडीशन लाइक कुछ कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया, यहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, पीआर मोर हो जाता है, यहां पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहां पे बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात की कि वहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इतना आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इतना आपको लिखना है वहां पर। इसके अलावा आपको थर्ड लिखना है फैक्टर्स जो क्या अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपको मेंटेन कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। इलास्टिसिटी पे डिपेंड करना है कि आपको पता है कि अपने जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हैं, इलास्टिक हैं, कैसी हैं, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है उनके अंदर, कैसे मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की बात करें वहां पर वेसल्स वॉल के अंदर, तो जो इलास्टिसिटी होती है वो आर्टेरियल वॉल की, वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डायस्टोलिक बीपी। तो ये किसके लिए मेंटेन है ज्यादा, डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोल वाला जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए सबसे ज्यादा जो मेंटेन करता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी, वो है इलास्टिसिटी वेसल्स वॉल की। ठीक है, क्यों, बिकॉज द आर्टरीज आर इलास्टिक, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्टरी जो होती है कैसी होती है बच्चों, इलास्टिक होती हैं, वो स्ट्रेच करती हैं, उन्हें कहते हैं खिंचाव आपने को देखने को मिलता है जब ब्लड एंटर करे। कहने का मतलब है ये आपकी आर्टरी यहां से अगर ब्लड एंटर करेगा तो क्या हो जाती है, खिंच जाती है, इनमें स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टोल, और वो भी कब, जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल में क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां पे स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिल सकती है। एंड प्रिवेंट ए सडन राइज इन सिस्टोलिक प्रेशर, ऐसा होगा तो वो क्या बचा रहा है, वहां पे सिस्टोलिक प्रेशर को अचानक बढ़ने से बचा रहा है। ड्यूरिंग डायस्टोल व्हेन द एंट्री ऑफ द ब्लड स्टॉप, और डायस्टोल के अंदर क्या होगा, जब वहां पे ब्लड की एंट्री क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो आर्टरियल वॉल क्या होगी बच्चों, वो रिकॉल कर जाएगी, कैसे हो जाएगी, रिकॉल्स करेगी, और वो रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, वो डायस्टोलिक बीपी को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब सिस्टोल होता है तो सिस्टोल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड वेसल्स वहां पे क्या हो जाती है, खिंच जाती है, वहां पे स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलती है, और वो किसके लिए है, वहां पर सिस्टोलिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। और अगर वहां पर डायस्टोल होगा तो वहां पर जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप हो जाएगा, जब रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन होगा तो आर्टरीज के अंदर क्या नहीं होता, वहां पर ब्लड नहीं जाता है, आर्टरीज के क्या हुआ, ब्लड वहां पर नहीं जाएगा तो आर्टरीज क्या कर रही है बच्चों, रिलैक्स कर रही है, वहां पे आराम फरमा रही है, तो आराम फरमा रही है तो वहां पे क्या होगा, वहां पर आपका डायस्टोलिक बीपी क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, और डायस्टोलिक मैंने बता दिया 120 आपका सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक कौन सा है, 80। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, इतना आपको लिखना है। उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम पढ़ा अपने, नेक्स्ट पढ़ा ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वहां पर कि अगर ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मान लो किसी पर्सन को क्या होगा, कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, तो हेमरेज हुआ, हेमरेज में उसका क्या होगा, ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस होगा तो उस पर्सन के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम की क्या होगी, कमी होगी, तो कमी होगी। या बर्न वाले केसेस के अंदर भी वहां पे क्या होगा, एक्सेसिव बर्न की वजह से वहां पे वॉल्यूम्स कम हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, तो उस वजह से क्या होगा, वहां पर बीपी डिक्रीज होगा, बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर ओवरलोड हो जाता है, अगर वहां पे ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट आपकी बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बीपी बढ़ जाती है। भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड वॉल्यूम वहां पर अगर कम होती है
तो बीपी क्या होगी वहां पर, बीपी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, और ज्यादा होगा तो बीपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आपको वहां पर मेंशन करना है, ये आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है अपन, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों के लिए मैं, कि वहां पर किस तरीके से आपको अगर ऐसा पूछ ले कि फैक्टर्स आपसे ना पूछ के आपको पूछ ले कि आर्टरियल जो ब्लड प्रेशर है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, तो किस तरीके से अपन रेगुलेट करते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसे कौन कौन से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है, हो सकता है वहां पे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीपी को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म जो होता है आपका, वो शॉर्ट टर्म किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों, नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और नर्वस सिस्टम के अंदर आप सभी को पता है कि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वहां पे प्रेजेंट होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, वहां पर वेसोमोटार सेंटर प्रेजेंट होता है, वेसोमोटार सेंटर प्रेजेंट होता है। और ये वेसोमोटार सेंटर्स जो होता है, इस वेसोमोटार सेंटर के अंदर बच्चों वहां पर कुछ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया प्रेजेंट होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया प्रेजेंट होगा। कुछ वहां पे कह सकता हूं कि वेसो डायलेटर एरिया होता है, जो वेसो डायलेटर कर रहा है। और कुछ वहां पे सेंसरी एरिया होते हैं, कुछ वहां पर सेंसरी एरिया और कुछ वहां पे वेसो डायलेटर एरिया। तो ये वहां पर प्रेजेंट होता है आपके वेसोमोटार सेंटर के अंदर, वहां पे प्रेजेंट होता है, ये मैं कह सकता हूं। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये किस तरीके से वहां पे रेगुलेट करते हैं। आपको पता है कि जो आर्च ऑफ एरोटा होता है या जो कैरोटिड आर्टरी होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वहां पे जो आपके बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये कह सकता हूं कि ये प्रेशर सेंसिटिव बोला जाता है, जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर भी उनको अपन कह सकते हैं। ये आपके आर्च ऑफ एरोटा और आपके कैरोटिड आर्टरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बात करें कि वहां पे कैरोटिड आर्टरी है, वहां पे आपकी आर्च ऑफ आर्टरी, तो वहां पे ये प्रेशर रिसेप्टिव सेंटर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहते हैं कि मतलब जब वहां पे अगर बीपी कम हो रहा है तो ये सिग्नल भेज देते हैं, वहां पे बीपी ज्यादा है तो वहां पे सिग्नल भेज देते हैं। ये काम इनका वहां पर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि अदर बॉडी पार्ट से अगर ब्रेन को कोई सिग्नल पहुंचाए जा रहे हैं तो उनको सेंसरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंसरी। और ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं आपके पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाए जा रहे हैं उनको अपन बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, मोटर। तो वहां पे ये फंक्शन होता है, ठीक है। और यहां पे अपन बात करें तो डायरेक्ट क्या होता है, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा वेसोमोटर सेंटर वहां पे प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, तो अगर वहां पे क्या होता है, अगर यहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स या बोल सकते हैं ब्लड वॉल्यूम कमी है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है वहां पे, और बीपी आपका क्या हो रहा है, बीपी वहां पर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, वो सिग्नल भेज देगा यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो मोटार सेंटर है, वहां पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट जो एरिया है वहां पे क्या कर देगा, वहां पे सिग्नल भेजेगा और वहां पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, वेसो मोटार सेंटर इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो क्या करेगी, वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो बीपी वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर वहां पे बढ़ा हुआ है तो वो किसको करेगा, वेसो डायलेटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और उससे क्या होगा, वो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। सिंपल सा आपको मैं जल्दी से फटाफट बता रहा हूं कि एक तो ये तरीका होता है जिससे क्या होगा, वहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हो, आप ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका, वो बात करें अपन यहां पे, एक होता है लॉन्ग टर्म। कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म आपका रेगुलेशन होता है बच्चों, वो आपकी किडनी के द्वारा वहां पे किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा वहां पे परफॉर्म किया जाएगा। किडनी का मैं बोल सकता हूं उसको रीनल रेगुलेशन। कौन सा बोल सकते हैं, रीनल रेगुलेशन। देखिए रीनल रेगुलेशन की बात करें यहां पर, तो रीनल किस तरीके से रेगुलेट करेगा, वहां पे आपको पता है कि जब
कहने का मतलब अगर हाइपोवोलीमिया हो चुका है, क्या हो चुका है, हाइपोवोलीमिया, वो हाइपोवोलीमिया होगा, वॉल्यूम कम होगा तो हो सकता है वहां पे क्या हो जाए, हाइपोक्सिया होगा। क्या होगा बच्चों, हाइपोक्सिया। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, आपको पता है हाइपोवोलीमिया होगा तो क्या होगा, बीपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। और अगर बीपी हो गया तो उस वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या आती है, बात आती है किडनी की। अगर रात रेनल रेगुलेशन की तो किडनी वहां पर क्या करेगी बच्चों, सीक्रेट करती है। किडनी क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। अब किडनी किसको सीक्रेट करती है, आपने पढ़ा होगा हार्मोन रेनिन। कौन सा पढ़ा है, रेनिन। तो ये किडनी के द्वारा वहां पर सीक्रेट किया जाएगा रेनिन। तो रेनिन क्या करेगा उसके बाद में, ये आपने पढ़ा होगा एंजियोटेंसिन। किसमें, एंजियोटेंसिन। इसमें क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसके द्वारा, एंजियोटेंसिनोजन के द्वारा, एंजियोटेंसिनोजन के द्वारा वहां पर किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर वहां पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये इसके द्वारा किसके द्वारा किया जा रहा है, एसी के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा वहां पे एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। और सेकंड से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए वहां पर कि सेकंड से क्या होगा, किस तरीके से आपका बीपी वापस बढ़ेगा। तो बीपी बढ़ने के लिए क्या होगा, जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड वहां पे कन्वर्ट होगा तो ये क्या काम करेगा, वहां पे एक तो करता है एड्रेनल, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है वहां पे एड्रेनल को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल स्टिमुलेशन करेगा। और दूसरा वहां पर करता है, कह सकते हैं वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दो काम कर रहा है, एड्रिनल स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरा कर रहा है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल से जो है आपकी ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम में कर रहा है। ऐसा होता है तो एड्रिनल जो स्टिमुलेट होगा तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये वहां पर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। किसका करता है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। और अगर एल्डोस्टेरोन का वहां पर सीक्रेशन होता है, अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो डायरेक्ट आपको पता है बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से बीपी बढ़ रही है, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड अगर वहां पे स्टिमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। और जो एल्डोस्टेरोन होगा वो क्या करता है बच्चों, क्या काम करता है, ये सोडियम और जो वाटर है उसका रिटेंशन कर देगा। क्या कर देगा, रिटेंशन करने स्टार्ट कर देगा। और सोडियम और वाटर अगर वहां पर रिटेन करना वापस स्टार्ट हो गया आपकी बॉडी के अंदर तो वहां पर आपका बीपी वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फटाफट मेरा सा संक्षिप्त में मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट किया जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर इससे आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी फास्ट चलना है क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, आपको पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। लो खतरनाक साहब, सेकंड क्वेश्चन उससे भी खतरनाक आने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात करेंगे, शॉर्ट नोट्स में आता है, अवार्ड पूछा जाता है कि डिटेल में आपको लिखना है किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग एंड बैलेंस। कि हियरिंग, जो आप कोई बात सुनाई दे रही है, मैं जो आपको बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको किस तरीके से वहां पे सुनाई दे रही है, या आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करता है, आपसे बातें करता है तो आपको किस तरीके से वहां पे सुनाई देता है बच्चों, उसकी मैं बात करो। और आपका जो बैलेंस है वो किस तरीके से मेंटेन होता है या वहां पे मेंटेन कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ईयर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि ईयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर कौन सा है, मिडिल ईयर कौन सा है, इनर ईयर कौन सा है। ठीक है, और इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मिडिल ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, मेलस इनकस स्टिपीज है, आउटर में आपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में पढ़ा है, पिना है, ओरिकल, ये आपने पढ़ा है तो आपके लिए टिपिकल नहीं होने वाला बच्चों। ठीक है, तो अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग एंड बैलेंस तो किस तरीके से होता है, ये आपका बच्चों कौन सा है, आउटर पार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, आउटर पार्ट होता है। यहां तक अपन बोल सकते हैं आउटर पार्ट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, और यहां से ये जो पार्ट होगा आपके जो ओवल विंडो बनी हुई है यहाँ पे एनुअल शेप के अंदर, तो यहां तक आपका मिडल कौन सा होगा,
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेके आपका मिडल ईयर होता है, यहाँ से पूरा आपका कौन सा होता है, इनर ईयर होता है। यहाँ से ऑडिटरी नर्व जुड़ी हुई होती हैं जो आपके जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहां तक जाने का काम करती है, और ये आपका कोकिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपन बात करें कि किस तरीके से वहां पर ईयर या आपको जो हियरिंग है वो आपको सुनाई देगी, आपको किस तरीके से। तो वहां पर अपन बात करें इंपॉर्टेंट 3 स्टेप के बारे में आपको लिखना है कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के अंदर आपको 3 स्टेप्स आती हैं। पहली आती है कंडक्शन ऑफ द मैकेनिकल साउंड एनर्जी, कि सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी क्या है, मैकेनिकल साउंड है, उसका क्या होना, कंडक्शन करना। ठीक है, कि कहने का मैं सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाना चाहूं तो मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं या मैं आपको या आप लोग कोई भी चीज बोल रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी जो साउंड वेव आती है वो साउंड वेव कहाँ आएगी, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर आएगी, या मैं बोल सकता हूं आउटर ईयर के अंदर। ठीक है, आउटर ईयर के अंदर आई, यहां आगे क्या कर रही है बच्चों, टकरा रही है, बोल रहे हैं ये आपके क्या है, यहाँ पर काफी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं करता। आउटर ईयर तो साउंड वेव है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया और अंदर की तरफ सेंड करना, तो अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा कहाँ पे जाएगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है, वाइब्रेट करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, वाइब्रेट। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस के द्वारा वहां से क्या होती है आपकी, वहां पे मेलस जो बोन होती है मिडिल ईयर के अंदर वो जुड़ी हुई होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन कहाँ पहुंचाया जाता है, जो मिडिल ईयर के अंदर जो बोन्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन ही होता है, और उन वाइब्रेशंस के द्वारा आपके ओवल विंडो से होते आपके इनर ईयर तक क्या किया जाता है, साउंड वहां पे ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो साउंड वहां तक ट्रांसमिट किया जा रहा है इनर ईयर तक। इनर ईयर के अंदर कोकिला पार्ट होता है, वहां से वेस्टिबुलर जो नर्व है, ठीक है, वहां पर जो आपके ऑडिटरी नर्व है वहां तक, और वहां से आपके ब्रेन तक वहां पे क्या सिग्नल से और साउंड से जो ट्रांसमिट है वो किया जा रहा है। इस तरीके से एक पूरी जो क्या है हियरिंग की क्या होगी बच्चों, वहां पे एक प्रोसेस है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 अपन बात कर रहे हैं। पहली होती है कंडक्शन ऑफ द मैकेनिकल साउंड एनर्जी, सेकेंड होती है ट्रांसडक्शन हो रहा है मैकेनिकल साउंड एनर्जी का, जो मैकेनिकल साउंड एनर्जी जो बाहर से उसका इलेक्ट्रिकल के अंदर किसके अंदर चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर आपकी मैकेनिकल साउंड एनर्जी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और थर्ड आती है कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन। लास्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो बनी है वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाएगी बच्चों, ब्रेन तक पहुंच जाए। तो इन 3 स्टेप्स के द्वारा वहां पे आपकी फिजियोलॉजी जो हियरिंग है वो क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है। आपको इनके बारे में वहां पे लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें बैलेंस के बारे में कि बैलेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बैलेंस के लिए बात करें वहां पे, तो वहां पे अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपके ईयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बैलेंस का जो काम है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, आपके ईयर के द्वारा वहां पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टिबुलर जो नर्व है मैं बोल सकता हूँ वहां पर, या जो वेस्टिबुलर जो कोकिलर जो अपरेटस होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों, बैलेंस बनाए रखने के लिए। आपकी बॉडी का, आपकी ऑल ओवर पूरी बॉडी का जो बैलेंस जो बनाए रखने का काम हो बच्चों ईयर का ही है। और ईयर के अंदर जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है उस वेस्टिबुलर पार्ट के द्वारा वहां पे पूरी बॉडी का बैलेंस बनाया जाता है। इसको अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम। कौन सा आता है, पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम, जिसके अंदर बोल सकते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेमी सर्कुलर डक्ट वहां पे प्रेजेंट होती है, वहां पे यूट्रिकल प्रेजेंट, बैंड प्रेजेंट होगा, वहां पे सैक्यूल प्रेजेंट होता है, और वहां पे वेस्टिबुलर नर्व प्रेजेंट होती है जो पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर आती है। ये भी वहां पे रेस्पॉन्सिबल है बैलेंस बनाए रखने के लिए। पार्ट की बात करें अलग अलग। और एक होता है सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम, यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं बच्चों काम वही कर रहे हैं, बैलेंस बनाए रखने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। वो कर दिया वहां पे पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम और सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको हियरिंग का बताना है, वहां पर आपको स्टेप्स लिखनी है, उनके बारे में लिखना है आपको कि किस तरीके से साउंड आ रही है, किस तरह से टकरा रही है, कहाँ पहुंच रही है, उसके बाद मिडिल ईयर तक जा रही है और फिर इनर ईयर तक, और इनर ईयर से आपके ब्रेन तक वहां पे जा रही है। उसके बाद में आपको कोई ना कोई साउंड जो है वो आपको क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड का जो बी क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और वो बात करें अपन इम्यूनिटी। किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात।
इम्यूनिटी के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञान है, आप सभी को बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि आपने ये जो टॉपिक है इम्यूनिटी का आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है वहां ना पहुंच के आपको एनाटॉमी के अंदर पूछ लिया जाए इम्यूनिटी क्या है, तो आप ऐसा नहीं बोल सको कि सर ये तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, इसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर कैसे पूछ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो प्रिपेयर होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में छोटा सा बता देता हूं, बाकी आपने पढ़ा है वहां पर तो आप वहां से अच्छे से पढ़ लेना। इम्यूनिटी आप सभी को पता है कि अपनी बॉडी का क्या है, रेजिस्टेंस पावर है। क्या है, अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए अपन कह सकते हैं, उसी को बोला जाता है इम्यूनिटी। तो सिंपल से ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन, उसी को बोला जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, और इम्यूनिटी क्या करती है, आपको बचाने का काम कर रही है, आपको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है किसी भी इन्फेक्शन से जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोज किया जा रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम इम्यूनिटी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन का काम करता है कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स आपको पता है कैंसर कौन सी होती है, जहाँ पे मल्टीपल आपको वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, एबनॉर्मल वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उन कैंसर सेल्स का डिस्ट्रक्शन करने का काम किया जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है, ये आपको लिखना है वहाँ पर, इम्यूनिटी के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, कुछ आपको 2 पॉइंट लिखने हैं वहाँ पर। उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन बताना है कि इम्यूनिटी कितने टाइप की वहां पर होती है। आप सभी ने पढ़ा है वहां पर इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, आपने पढ़ा है वहां पर इन्नेट टाइप की इम्यूनिटी होती है, कैसी होती है, इन्नेट टाइप की होती है। इसके बाद आपने पढ़ा है वहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट टाइप की जो इम्यूनिटी आपने पढ़ा है बच्चों कि जो आपके जन्म के समय से ही वहां पर क्या है प्रेजेंट है, वो टाइप की कौन सी होती है, इन्नेट टाइप की इम्यूनिटी होती है, जिसमें भी आपने एनाटॉमिक पढ़े हैं, अलग अलग पढ़े हैं, एनाटॉमिक एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, वहाँ पर फेगोसाइटिक बैरियर्स के बारे में पढ़ा है, ब्लड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, साइटोकाइंस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको बताना, वहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताना जो आपने बाहर से अर्जित की है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपने क्या किया, बाहर से वहाँ पर अर्जित की है, और इन्नेट जो होती है आपकी होती है जन्म से। ठीक है, ये आपको ध्यान है, ये भी 2 टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। 2 टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, दूसरी होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो होती है आपकी नेचुरली होती है, और होती है आर्टिफिशियल जो नेचुरली आपने अर्जित की है। ठीक है, आपको इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में अपने आप ही क्या बन रही है, इम्यूनिटी वहां पर बन रही है, तो आपके नेचुरली होती है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होती है। आर्टिफिशियली आप वहां से जैसे इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन जो पढ़ते हो आपकी कैसे आर्टिफिशियली, एक्वायर्ड क्या है आपके वहां पे बच्चों, इम्यूनिटी है। ऐसे आपके बच्चों पैसिव इम्यूनिटी आती है, जो पैसिव इम्यूनिटी आती है उसमें आते हैं नेचुरल एक्वायर्ड आती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है बच्चों, जो मदर के द्वारा, जो प्लेसेंटा के द्वारा जो मिल रही है, मदर्स के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जो आपको मिल रही है वो होती है आपकी नेचुरल एक्वायर्ड होती है, और किसी एंटी सीरम के द्वारा, किसी एंटी सीरम या एंटी सीरा के द्वारा जो आपको अर्जित हो रही है इम्यूनिटी, वो आपकी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होती है। तो संक्षिप्त में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, बाकी आप माइक्रो के अंदर वहां पे डील करना। तो इम्यूनिटी के बारे में इतना लिखना है आपको, इनकी डेफिनेशन से लिखनी है पढ़ते कि एक एक एग्जाम्पल आपको वहां पे देना है कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल जो एक्वायर्ड है उसका एग्जाम्पल क्या है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड का वहां पे एग्जाम्पल क्या है, मैंने अभी आपको बताया। इतना ऑल ओवर आपको इम्यूनिटी के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आने वाला, सेकंड का ही अपन सी बात करें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से वहां पर लिखना है, आप सभी को सबको पता भी है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए वहां पर ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, आपको खुद का ब्लड ग्रुप पता होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये आपको सोसाइटी के अंदर रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं अपन, तो अपने पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा है, और मैं किन किन पर्सन्स को क्या कर सकता हूं, ब्लड डोनेट कर सकता हूं, या मैं किन किन पर्सन से वहां पर ब्लड ले सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बात करूं यहाँ पर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 के अंदर वहां पे ब्लड ग्रुप की वहां पे खोज की, उसको डिस्कवर किया, ये आपको ध्यान में रखना है वहां
पर। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि उसको क्या मिला था, जो कार्ल लेन जो स्टेनर है जिन्होंने 1901 के अंदर उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, उनको नोबेल प्राइज बोल सकते हैं, नोबेल पुरस्कार से भी उसको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये भी आपको वहां पे बताना है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, उन्होंने जेनेटिकली डिटरमाइन किया है। कैसे किया है बच्चों, जेनेटिकली ब्लड ग्रुप को वहां पे डिटरमाइन किया है कार्ल लेन स्टेनर के अंदर। और यहाँ पे उसने दो सिस्टम बताए हैं, एक तो एबीओ सिस्टम बताया और एक वहां पे आरएच सिस्टम बताया। कौन सा बताया वहां पर, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम किसके द्वारा बताया गया है, वहां पे कार्ल लेन स्टेनर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, एबीओ सिस्टम के अंदर वहां पे आपको क्या क्या लिखना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वहां पर ये किस पे डन है, एबीओ सिस्टम जो है वो किसको डिनोट कर रहा है कि वहां पर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है और क्या अब्सेंट है। प्रेजेंट क्या है और अब्सेंट क्या है, किस किस की बात कर रहा है, एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन का मतलब है बच्चों एंटीजन के बारे में। किसके बारे में, एंटीजन। जो एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड जो सेल्स है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उसकी कहाँ होते हैं, सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे एग्लूटिनिन, किसकी बात कर रहा हूं, एग्लूटिनिन। तो एग्लूटिन या मैं इसको बोल सकता हूं एंटीबॉडीज। क्या बोल सकता हूं, एंटीबॉडीज। ये किसके अगेंस्ट में बनती है, एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट में बनती है। एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट में बनती है। ये कहां प्रेजेंट होती है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं तो इनको नाम दिया गया है अल्फा, या मैं बोल सकता हूं एंटी ए। क्या बोल सकता हूं, अल्फा या एंटी ए बोल सकता हूं, या वहां पे बीटा या एंटी बी। बीटा या एंटी बी ये वहां पर प्रेजेंट होती है। आपकी किसकी बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं वहां पर एग्लूटिनिन। किसकी बात कर रहा हूं, एग्लूटिनिन। क्या मैं इसको एंटीबॉडीज के नाम से भी जानता हूं, और वो कौन सी प्रेजेंट होती है, अल्फा ए और बीटा। अल्फा ए और बीटा, ये आपको ध्यान में रखना है वहां पर। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप सभी को पता है कि कितने ग्रुप के अंदर वहां पे ब्लड को क्या किया गया, जो ब्लड ग्रुप्स का जो निर्धारण है वो कितने ग्रुप्स के अंदर किया गया उसकी मैं बात करूंगा। तो इतना ऑल ओवर आपको थोड़ा सा समरी आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना क्या है आपको, कि किसने डिस्कवर किया, नोबेल प्राइज भी उसको मिला है, उसको जेनेटिकली डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, और वहां पर आपको ध्यान में रखना एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजन जो है अपन बारे एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और एग्लूटिनिन जो होता है वो एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका एंटी ए और एंटी बी, अल्फा या बीटा, वहां पर एग्लूटिनिन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे 4 ग्रुप के अंदर वहां पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप है बच्चों, उनके बारे में बात कर ले अपन। तो देखिए ब्लड ग्रुप, ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुप में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, 4 ग्रुप्स के अंदर वहां पे डिवाइड किया गया है आपके ब्लड ग्रुप को। और ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, मैं बोल रहा हूं एंटीजन के बारे में मैंने बात की वहां पर। तो ए के अंदर क्या होगा, वहां पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी के अंदर वहां पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी के अंदर वहां पे ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर वहां पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही वहां पे एंटीबॉडीज की बात करें तो ए वाले के अंदर एंटी बी, बी वाले के अंदर एंटी ए, लेकिन वहां पर ए बी वाले के पास कोई अपन बात करें कि कोई एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन आपके एंटी ए और एंटी बी किसमें प्रेजेंट होगी, आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर वहां पे प्रेजेंट होगी। अब वहां पे जीनोटाइप की बात करें कि क्या क्या जीनोटाइप बन सकता है, ए बन सकता है, एओ बन सकता है, बी के अंदर बी और बीओ, ए बी के अंदर ए बी और ओ के अंदर ओ। ठीक है, ये वहां पे क्या बन सकते हैं, जीनोटाइप बन सकते हैं। ये आपको वहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो ए ब्लड वाला पर्सन है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, बी वाला किसको ब्लड दे सकता है, ए बी वाला किसको दे सकता है, ओ वाला। ओ आपको पता है यूनिवर्सल डोनर कहला जाता है, ओ वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगर कंपटीशन बाद अगर ओ नेगेटिव अगर ऑप्शन आता है तो आपको ओ नेगेटिव वहां पे चूज करना है। ठीक है, ओ
पर्सन जो है ओ जिसका ब्लड ग्रुप है वो सभी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, ठीक है। जबकि जो AB वाला होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है कि वो सभी से ब्लड क्या कर सकता है बच्चों, ले सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। और यूनिवर्सल डोनर आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बोला जाता है जो क्या कर सकता है, वो वहां पर ब्लड देने का काम है कर रहा है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बी वाला पर्सन बात कर सकते हैं कि वहां से बी और AB, ठीक है, ए वाला ए और AB, इतना ऑल ओवर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है, तभी जाके आपको वहां पे 4 नंबर मिलने वाले। कितने मिलने वाले हैं, 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उससे पहले एक और इसमें RS सिस्टम और आता है। कौन सा आता है, RS सिस्टम। ये तो बात की ना ABO सिस्टम के बारे में, RS सिस्टम वो डील कर लीजिए आपने। ये किसी रिचेस मंकी के ऊपर आजमाया गया है। किस पे आजमाया गया है, रिचेस मंकी पे। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे काफी सारे सब ग्रुप्स होते हैं RS एंटीजन के, C भी होता है, D भी होता है, E भी होता है, या वहां पर अल्फाबेटिकली बात करें तो वो भी देखने को मिल सकता है वहां पर, ठीक है। तो ये सिस्टम किसने डिस्कवर किया, रिचेस मंकी ने, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर काफी सारे सब ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो होता है वो D एंटीजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका D एंटीजन होता है, ठीक है। और D एंटीजन क्या होगा, जब RH D इज प्रेजेंट इन द RBC, जब RH आपका D जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होगा RBC पे, तो जो पर्सन उसका नाम दे दिया जाएगा RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर एब्सेंट है आपका D एंटीजन, RBC के सरफेस पे वहां पे D एंटीजन अगर एब्सेंट है तो उसको RS नेगेटिव बोल देंगे, और जिसमें प्रेजेंट है उसको RH पॉजिटिव अपन कहने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 90% ऑफ द इंडियन जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव, 90% जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 90% क्या प्रेजेंट आपके RH पॉजिटिव है। केवल 1% है वो केवल है वहां पे 10% अपन बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे होंगे, नेगेटिव प्रेजेंट होता है। इसके अलावा RH एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन बोथ RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव। देखिए क्या बात बोल रहा है कि जो RH एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों पे क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। पर्सन बट व्हेन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव, जब RH नेगेटिव पर्सन की बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जिसका जो बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप जो कैसा है, RS नेगेटिव है। कैसा है, RS नेगेटिव बोलते हैं ना, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ऐसे बोलते हैं अपन। तो उसी की बात करें कि ऐसा पर्सन जिसका कैसा है, RS नेगेटिव पर्सन है और वो RH पॉजिटिव क्या कर रहा है, ब्लड ले रहा है। RS नेगेटिव है लेकिन RS पॉजिटिव ब्लड ले रहा है, और RS नेगेटिव मदर कंसीव RH पॉजिटिव फीटस, या हो सकता है कि वहां पर RS नेगेटिव मदर है लेकिन वो फीटस जो उसका जो बच्चा है जो पल रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो वहां पर चांसेस बन जाते हैं RS एंटीबॉडीज बनने के, RS एंटीबॉडीज बनने के वहां पे चांसेस बन जाते हैं। ऐसे कंडीशन में फीमेल्स को अंदर रोगाम इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा, रोगाम इंजेक्शन वहां पर लगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको ऑल ओवर ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है आपको बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूजेस भी आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स के अंदर। आप देखा जाए तो वहाँ पे यूजेस के बारे में बता सकते हो कि भाई काम क्या करता है ब्लड ग्रुप। तो ये आप जो ब्लड है वो काम क्या ले रहे हो, आप ट्रांसफ्यूजन में काम में ले, तो किसी को भी नीड होती है ब्लड की, आप चढ़ाने में काम ले रहे हो, वहाँ पे ब्लड ग्रुप का आपको पता होगा, तभी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं पर्सन हूँ, मेरे को कोई अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो कोई सा भी आपने मेरे को ब्लड चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। किसी भी RH इनकम्पेटिबिलिटी को डायग्नोस करने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए भी आप टेस्ट कर सकते हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आप जरूरत आती है आपको ब्लड ग्रुप्स की, और मेडिको लीगल भी, कोई भी क्रिमिनल केसेस के अंदर वहां पे मेडिको लीगल केसेस के लिए भी आप वहां पे क्या कर सकते हो, ब्लड ग्रुप को यूज में ले सकते हो वहां पे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात आती है लो साहब, दो खतरनाक क्वेश्चन लो, कार्डियक साइकिल। किसके बारे में बात करें, वहां पर कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे मान के चलो 99.5%
99.5% यहाँ पे इस क्वेश्चन के भी पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, ऑल ओवर आपको इस पेपर में 60 to 70% आपको पेपर मिलने वाला है। घबराने की बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बिंदास होके पेपर अच्छे से सॉल्व करके एग्जाम में आपको देने के आना है। आपको कोई माइकलाल फेल करने वाला नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो 99% आने के चांसेज है। तो आपको ध्यान रखना है कार्डियक साइकिल, साइकिल चलाने वाली की बात नहीं कर रहा मैं, साइकिल अपनी पूरी बॉडी को चलाने वाली बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपनी पूरी बॉडी को जो चला के रखना है उसकी बात करें कार्डियक साइकिल। तो ध्यान में रखना कार्डियक साइकिल किसको बोलते हैं, जितनी भी जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है जो आपके हार्ट के अंदर देखने को मिलती है। बोल रहे हैं कि एक बीट के अंदर, हार्ट बीट के अंदर जो भी एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की जा रही हैं उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल बोला जाता है। तो ऑल द कोऑर्डिनेट एक्टिविटी उसकी बात कर रहे हैं जो एक हार्ट बीट के अंदर क्या हो रही है, टेक प्लेस कर रही हैं, उन्हीं को कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है उसकी बात करें 0.8 सेकेंड, आपको ध्यान में रखना कितना होता है 0.8 सेकेंड। अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का ये वेरिएबल हो भी होता है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन की हार्ट रेट कितनी आ रही है। जिससे मैं बात करूं कि 72 बीट आ रही है 1 मिनट के अंदर, उस पर्सन की कितनी आ रही है हार्ट रेट, 72 आ रही है। तो उसकी बात करें कि वहां पे कार्डियक साइकिल कितनी होगी, तो 72 जो हार्ट रेट आ रही है कितनी आ रही है, 60 सेकेंड के अंदर आ रही है। पता है आपको भाई 1 मिनट के अंदर तो बोल सकता हूँ 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर 72 हार्ट रेट आई। तो बताइए वहां पर कि एक हार्ट रेट जो होगी उसको कितना समय लगेगा, एक हार्ट रेट को कितना समय लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं वहां पे कि 60/72। तो आप इसको करोगे तो कितना आ रहा है अप्रोक्स से 0.8 सेकेंड। अगर मैं ऐसा ही बोल दूं कि वहां पे एक पर्सन है और उस पर्सन की 60 ही हार्ट रेट आ रही है, कितनी आ रही है 60, तो 60 जो आ रही है वो हार्ट रेट आ रही है वहां पर कितने सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर। तो एक हार्ट रेट कितनी आएगी 60/60। तो वहां पे कितना आ रहा है, अपन बोल सकते हैं वहां पर 1 के अंदर कितनी, वहां पर 1 सेकंड के अंदर अपन बोल रहे हैं 0.1 सेकंड अपन बोल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई डिपेंड करता है कि हार्ट रेट वहां पर कितनी आ रही है, वहां पर कितनी आ रही है। ठीक है, एवरेज अपन लेके चले 72, तो कितना आ रहा है 0.8 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 2 फेज देखने को मिलती है आपको कार्डियक साइकिल के अंदर। पहली आती है सिस्टोल और दूसरी आती है डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल जो मैं आपको बता चुका हूं कि सिस्टोल जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल जहां पे रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। सिस्टोल का मतलब क्या है, सॉरी, सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना उसको बोलेंगे अपन सिस्टोल। इस दौरान क्या होगा, जब सिस्टोल होता है तो वहां पर जो ब्लड होगा वो कहां से होगा, मैंने बताया कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन करे तो क्या होगा कि जो ब्लड आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड जो ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा, वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है आपके किसके अंदर, सिस्टोल के अंदर। डायस्टोल के अंदर क्या होगा वहां पे कि हार्ट जो मसल्स है बच्चों, उस हार्ट मसल्स के अंदर वहां पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको आराम देखने को मिलेगा, हार्ट मसल्स वहां पे रिलैक्स कर रही होंगी, वो होता है आपका डायस्टोल। और डायस्टोल के अंदर क्या होता है, जब डायस्टोल हो जाएगा, डायस्टोल रिलैक्सेशन जब हो रहा है तो वहां पे क्या होगा कि वहां पर ब्लड जो है वो आपका फिल होगा, वो चेम्बर्स के अंदर वहां पे भरेगा, वो होता है आपका डायस्टोल। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, कार्डियक साइकिल के बारे में इतना आपको बताना है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे कार्डियक साइकिल से रिलेटेड, तो आपको ये चीजें बतानी है वहां पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं वहां पर। तो उनकी बात करते हैं अपन यहाँ पे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स आपको वहां पे कंसीडर करने हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ड्यूरेशन कितना होगा, कि वहां पर कितना ड्यूरेशन प्रेजेंट होगा, उसके आपको ध्यान में 0.8 सेकेंड। कितना बताना है बच्चों, 0.8 सेकेंड वहां पर ड्यूरेशन होगा। अब इसके अलावा जब एट्रिया वहां पर सिस्टोल करता है, आपको पता है कि ये पूरा वहां पर हार्ट है और इस हार्ट के अंदर क्या है, ये आपके एट्रिया पार्ट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो
एट्रिया की बात करते हैं कि जो आपका एट्रिया जब सिस्टोल करता है, जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। कितना लगता है बच्चों? 0.1 सेकेंड लगता है। और जब एट्रिया डायस्टोल करता है तो उसको लगता है 0.7 सेकेंड। तो टोटल अगर बात करें तो कितना लग रहा है? 0.8 सेकेंड। ऐसा ही वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करता है तो वहाँ पे 0.3 सेकेंड लगते हैं, और वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल करेगा तो वहाँ पे 0.5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा फेजेस में आपको लिखना है, वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैकेनिज्म होती हैं। वहाँ पे पहला आता है आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आती है। ठीक है, आइसोवोलोमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज अगर मैं कहूँ यहाँ पर, इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होंगे वो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्लोज कैविटी के रूप में ही क्या करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई यहाँ पर रिजेक्शन। कहने का मतलब इजेक्शन, यहाँ से ना तो आपके हार्ट के अंदर कोई ब्लड आ रहा है, ना हार्ट से बाहर जा रहा है। केवल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं, कहने का मतलब है कि वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो आपके सेमीलुनार वाल्व हैं, ये आपके यहाँ पर सेमीलुनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाल्व जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकते हैं? ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पर? ओपनिंग। तो इस फेज के अंदर केवल वहाँ पर क्या होता है? केवल वहाँ पे सेमीलुनार वाल्व्स की आपको वहाँ पे एक ओपनिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका इजेक्शन फेज। कौन सा आता है? इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज के अंदर क्या होता है? इजेक्ट होना। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, और बाहर का मतलब होता है यहाँ पर जो ब्लड होगा वो आपका वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एरोटा के अंदर जाता है। भाई यहाँ वेंट्रिकल है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वेंट्रिकल्स के द्वारा किस में जाएगा? आपके एरोटा के अंदर जाता है। एरोटा बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वहां पे क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। तो वो होता है आपका इजेक्शन होता है। ये आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर देखने को मिलता है। मैंने आपको टाइम बता दिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना लगता है? 0.3 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें प्रोडायस्टोल आता है। कौन सा आता है? प्रोडायस्टोल। प्रोडायस्टोल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सेमिलुनार जो आपके वाल्व होंगे, सेमिलुनार जो वाल होंगे वो क्या हो जाते हैं बच्चों? क्लोज हो जाते हैं। सेमिलुनार वाल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे इस फेज के अंदर। दूसरा आता है आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन। आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन का मतलब होता है यहाँ पर रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके वेंट्रिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। एज ए क्लोज कैविटी अपन बात कर सकते हैं कि वहां पे वो रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? उसकी वजह से कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट है बच्चों, वो वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। और उसकी ड्रॉप आउट होने की वजह से आपके जो एवी वाल होते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर जो वाल होते हैं, ये वाल होते हैं, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? ओपन हो जाते हैं। ये ओपन हो जाएंगे तभी क्या होगा? वहां पर फीलिंग स्टार्ट होती है। भाई ये तो बंद हो जाए और ये ओपन हो जाए तभी तो क्या आएगा? ऊपर से ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है वहां पर। तीसरी आती है आपके रैपिड फीलिंग। वहां पे फीलिंग आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर 70% जो ब्लड होगा वो क्या हो जाता है आपके? वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर 70% वहां पे ब्लड आपको देखने को मिलेगा, फैलता हुआ, बढ़ता हुआ। फिर आती है आपकी स्लो फीलिंग। रैपिड तो 70% होगी, लेकिन बाकी के जो बच्चे वहां पे आपको धीरे धीरे फीलिंग देखने को मिलेगी। 20% जो ब्लड है वो अपन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट आती है बच्चों आपको एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। अब यहाँ पे फीलिंग भी हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको वहां पे एट्रिया के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आपको एट्रियल मसल्स के अंदर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ सारे फेजेस होते हैं आपके, ये आपको वहां पर मेंशन करनी है, आपको लिखनी है आपको कार्डियक साइकिल के अंदर, तभी जाके आपको पूरे मार्क्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। नेक्स्ट आता है सेकंड का आपका क्वेश्चन, और सेकंड का क्वेश्चन बात करें, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोपोइसिस। कौन सी बात कर रहे हैं? एरिथ्रोपोइसिस। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर कि एरिथ्रोपोइसिस किसको बोलते हैं, तो ध्यान में रखना, ओरिजिन होना, डेवलपमेंट होना और मैच्योरेशन होना आरबीसी का, उसी को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। आपको डेफिनेशन लिखनी है सिंपल सी कि आरबीसी का ओरिजिन होना,
उसका डेवलपमेंट होना और उसका मेच्योर होना, उसी को इरिथ्रोपोइसिस से बोल दिया जाता है। यहाँ पे 3 टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। एक तो आरबीसी की साइज से डिक्रीज हो जाती है, दूसरा वहाँ पे न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस देखने को मिलेगा, और थर्ड वहाँ पे हीमोग्लोबिन का वहाँ पे अपीयरेंस देखने को मिलेगा। यह आपको लिखना है। इसके अलावा पूरी जो आरबीसी का अगर बात करें यहाँ पे कि जो आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है वो कितने दिनों में होगा, 5 दिनों के अंदर होता है, ठीक है। और अगर इसका मैच्योरेशन की बात करें, वहां पे रेटिकुलोसाइट की बात करें तो 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। 2 दिन का टाइम इसको मैच्योरेशन में लगता है, 5 दिन का टाइम इसको डेवलपमेंट के अंदर लिखना है, इतना आपको लिखना है। इसके अलावा वहां पे या आपको वहां पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो वहां पे कि एरिथ्रोपोइसिस के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। तो ये स्टार्ट होता है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से, प्यूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है वहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। उसके बाद में वहां पे इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद में ये आपकी जो सारी मैकेनिज्म आपके बोन मेरो के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में रेटिकुलोसाइट बनता है, वहां पे क्या बनेगा, रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट के बाद में आपके ब्लड के अंदर जाके क्या बनता है, इरिथ्रोसाइट बनता है। और अगर आरबीसी के मैं लाइफ स्पान की बात करूँ तो 120 डेज होती है। कितनी होती है? 120 दिन। आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है 120 दिन आपको देखने को मिलेगी। तो ये और अपन ने किसके बारे में, एरिथ्रोपोइसिस के बारे में आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा इसके फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हो, किसी कौन कौन से फैक्टर्स जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं, नाम आप लिख सकते हो। एरिथ्रोपोइटिन होता है, वहां पे आयरन है, वहां पे प्रोटीन है, वहां पे फोलिक एसिड है और वहां पे विटामिन B12 है। इनके बारे में आपको वहां पर लिखना है, ठीक है बच्चों। ये पढ़ा अपन ने। सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं कि सेकंड क्वेश्चन से काफी सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको थ्योरेटिकल भी बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि काफी बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे यहां से लर्न करके अपने एग्जाम बहुत अच्छे से वहां पर देकर आ सकें। थर्ड क्वेश्चन आने वाला है आपका खतरनाक, और वह खतरनाक क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा होगा आपको। डिस्कस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपकी जो छोटी आंत है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर वहां पे डाइजेशन किस प्रकार से देखने को मिलेगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है फूड का, या कौन कौन से मैकेनिज्म होती है, वहां पे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो जो आपका इंटेस्टाइन है वहां पे केमिकल डाइजेशन आपको देखने को मिलता है, केमिकल डाइजेशन होगा। यहाँ पे काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा सीक्रेशन देखने को मिलता है, वहां पे आपका जो पेनक्रियास प्रेजेंट है उसके द्वारा, और वहां पे लीवर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है ये सीक्रेशन, वहां पे जो पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है, जो ओपनिंग है वहां पर है पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके द्वारा वहां पर काफी सारे जो सीक्रेशंस हैं वो आपको वहां पर एंजाइम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किस किस का डाइजेशन की बात करेंगे अपन, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है, वहां पे लिपिड्स का डाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा वहां पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया जाता है। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका डाइजेशन आपके किसके द्वारा किया जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें पहला डाइजेस्टिन किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, वहां पे काफी सारे अपन बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज वहां पे प्रेजेंट होता है, काफी होते हैं सलाइवरी एमाइलेज वहां पे प्रेजेंट होता है, वहां पे पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो ये एंजाइम्स की बात कर सकते हैं कि एंजाइम्स वहां पे अपन जो मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है आपका, उसको ओलिगोसैकेराइड के अंदर वहां पे चेंज करने का काम करते हैं। वहां पे आपके जो ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, गैलेक्टोज है, अपन बोल रहे हैं उनमें अंदर क्या करना, उनको चेंज करना। ये सारे काम किसके द्वारा आपके डाइजेशन करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, आपके सलाइवरी एमाइलेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। इनके बारे में आपको लिखना है वहां पर। इसके अलावा लिपिड क्या कर रहा है, डाइजेशन की बात करें बच्चों अपने यहाँ पर, तो लिपिड का जो डाइजेशन होगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। जब लिपिड का डाइजेशन होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर आपका हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। किसकी सहायता से, तो वो भी आपके पेनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से, किसकी सहायता से, पेनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से ही वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। और पेनक्रियाटिक जो लाइपेज है आपका बच्चों, ये किसके हेल्प करता है, ये हेल्प वर्क करता है किसके साथ, हेल्प ऑफ द साल्ट, किसके साथ, हेल्प ऑफ द साल्ट फ्रॉम द, कहां से, बाइल से, कहां से, बाइल से, ठीक है।
और सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गाल, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइल है वो बाइल का जो सीक्रेशन है आपके लीवर के द्वारा किया जाता है, लेकिन बाइल का जो स्टोर है, बाइल स्टोर कहाँ पे रहता है, तो बाइल जो स्टोर रहने वाला है वो आपके गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहने वाला है। तो उसके द्वारा वहाँ पे उसकी सहायता से क्या किया जाता है, वहाँ पे पेनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो क्या करता है, अपना फंक्शन करता है, अपना काम है करता है। एक इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस भी की जाती है, जहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज लिक्विड जो ग्लोब्यूल होते हैं उनको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे बांटा जाता है, ठीक है, स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स के द्वारा। तो ये भी किसका काम है, आपके पेनक्रियाटिक लाइपेज का ही काम है, इमल्सिफिकेशन करवाने का काम है करता है। इसके अलावा प्रोटीन का डाइजेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक के अंदर पहले स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्रोटीन है उसको स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको इम्यूनो एसिड के अंदर वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन से पहले, ठीक है। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में क्या होगा, वहाँ पे अमाइनो एसिड या वहाँ पर जो आपके स्मॉल पेप्टाइड्स है उसके अंदर वहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंजाइम्स जो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस वहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है वहाँ पर, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज वहाँ पर प्रेजेंट है। इनकी सहायता से वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ पर प्रोटीन का क्या किया जा रहा है बच्चों, डाइजेशन वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। इनके बारे में आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। और फिर आती है एब्जॉर्प्शन के बाद, कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से वहाँ पे होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन का ध्यान रखना है कि जो पास है, बोल सकते हैं पासेज ऑफ द डाइजेस्टन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच जैसे ग्लूकोज, कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, अमाइनो एसिड है, ग्लिसरील है, मोनोग्लिसराइड है। ये कहाँ से, आपके जीआई ट्रैक्ट से, कहाँ से, जीआई ट्रैक्ट से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कहाँ पे जा रहे हैं, ब्लड के अंदर। इनका कहाँ हो रहा है, जीआई ट्रैक्ट से आपके ब्लड के अंदर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या वहाँ पे लिम्फ के अंदर, उसको क्या कहेंगे, उसी को बोलने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कौन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके द्वारा वहां पर क्या होगा बच्चों, इनके द्वारा वहां पर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस होती है, ठीक है। 90% जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और 10% जो होता है वो आपके केवल स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि जो 90% ऑब्जर्वेशन तो आकर कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन 10% होता है वो स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनडाइजेस्टेड होती हैं, इनका डाइजेशन नहीं होता, या अनअब्जॉर्ब होती हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं होता, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, पड़ी रहती हैं, उन्हीं के अंदर बची रहती हैं, और वो किसके अंदर काज कर जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। हो सकता है कि काफ़ी बार होता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है, तो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये आपको देखना है वहाँ पे मोनोसैकेराइड का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होना, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस में एब्जॉर्ब किया जाते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर, और कितने एब्जॉर्ब किया जाते हैं, 120 ग्राम्स पर हावर, कितने, 120 ग्राम्स वहाँ पे पर हावर, ठीक है। दूसरा है कि वहाँ पे अमाइनो एसिड या डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड का वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो काफी सारे जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किसमें होते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर होते हैं, वो भी किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। इसलिए वो भी कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, आपके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, या वहाँ पे जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है आपके ड्यूडेनम और जेजुनम, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 95 से 98% जो प्रोटीन्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वो डाइजेस्ट होती है और एब्जॉर्ब होती हैं। ऑल ओवर आपको इतना लिखना है वहाँ पे, लिपिड का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होना है, या आप लिख सकते हो कि एडल्ट्स के अंदर कितना होता है, 95% होता है लिपिड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वो भी किसकी वजह से, वहाँ पर बाइल की, वहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। जबकि अगर न्यूबॉर्न की बात करें तो वहाँ पे 85% वहाँ पे क्या होता है, लिपिड एब्जॉर्ब होता है। तो ऑल ओवर आप इतना लिख सकते हो, बाकी आपके पास जो कंटेंट है आप वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड का बी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, समझ रहे हैं आप, काफी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले तो इसको एनलिस्ट करो कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, उनकी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि थायराइड जो ग्लैंड है बच्चों,
थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो काम क्या करती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आती है आपकी हाइपोफाइसिस सेरेब्री, या वहां पे मैं बोल सकता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी आती है बच्चों, पिट्यूटरी। दूसरी आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, तीसरी आती है पैराथायराइड, फोर्थ इज द एड्रेनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, फिफ्थ वन इज द, बोल सकते हैं सारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या काम करती है, केवल एंडोक्राइन फंक्शन काम करती है। किसमें करेगी, एंडोक्राइन के अंदर। लेकिन काफी ग्रुप ऑफ जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है ऑर्गन्स के अंदर। काफी सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर भी वहां पर एंडोक्राइन सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है, और वो भी क्या करती है, वहां पे फंक्शन करती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उनके भी आपको नाम लिखने हैं, वहां पर बताना है कि वहां पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है, वहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है, और वहां पे फोलिकल्स या कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और काफी सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा वहां पे सीक्रेट किए जाते हैं, वो भी वहां पे एंडोक्राइन फंक्शन ही वहां पे परफॉर्म करते हैं। इतना ऑल ओवर आपको एनालिस्ट करना है वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। इसके अलावा आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में लिखना है लिटिल बिट, उसके बाद में उसके फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और बॉडी में आप सबको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट आपकी बॉडी के अंदर। ये कैसी होती है, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर होती है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेस्कुलर होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, और इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, 30 ग्राम होता है। 30 ग्राम इसका अप्रोक्स क्या होता है, वजन होता है, ये आपको लिखना है। ये एक जो ग्लैंड होती है वो फीमेल्स के अंदर थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, और जो एनलार्ज करती है कब, सबसे ज़्यादा जो एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का जो फीमेल्स के अंदर, वो मेंस्ट्रुएशन जो टाइम पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आती है उस दौरान होता है, प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसकी साइज आपको लार्जर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें और क्या हो सकता है, आपको लिखना है वहाँ पर फंक्शन से क्या क्या वहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फंक्शंस आप लोगों के सामने लिखे हैं, वो तो लिखने, इसके अलावा आप अपने तरफ से भी वहाँ पे लिख सकते हो जो आपने पढ़े हैं। आपको बताना है वहाँ पे कि बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करना, उसका डेवलपमेंट करना थायराइड ग्लैंड के द्वारा काम किया जाता है, कि बॉडी की ग्रोथ करवाना या बॉडी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका सारा काम जो करवा रहा है थायराइड ग्लैंड करवा रहा है। ब्रेन का डेवलपमेंट करवाने का काम थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ाने का, कि हार्ट रेट अगर कम आ रही है वहाँ पे उसको बढ़ाने का काम भी आपके थायराइड ग्लैंड हेल्प कर रही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम कर रही है। सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है सर्कुलेशन के अंदर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको कम करने का काम करती है। वहाँ पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का वहाँ पे मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा करवाया जाता है, कैलोरीजेनिक एक्शंस वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का कंजप्शन वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एक्टिव टिश्यूज के द्वारा। तो ये काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इनको आपको याद करना है, इनको आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, और फोर्थ क्वेश्चन वो भी खतरनाक होने वाला है। शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4-5 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, 4-5 ऑप्शन में आपको करवा लीजिए कि 3 क्वेश्चन अटेंड करने या 4 क्वेश्चन अटेंड करने। काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपको मेन एग्जाम में आपको जैसे 4 क्वेश्चन आपको ए सेक्शन ए के अंदर दे दिए, 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के अंदर दे दिए, और आपसे पूछ लिया कि वहाँ पे आपको क्या करना क्या है कि आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कंपलसरी करना है, और बाकी के 3 क्वेश्चन उसमें 2-2 करने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 4 क्वेश्चन कंपलसरी भी आ सकता है। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, बस आपको कैसे आत्मविश्वास के साथ, फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ का आपको क्या करना है, वहाँ पे पेपर पर अटेम्प्ट करना है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम आपसे पूछा जा सकता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो कार्पल जो टनल सिंड्रोम होता है, क्या होता है कि आपके रिस्ट के अंदर वहाँ पे अगर मीडियल जो नर्व है, मीडियन जो नर्व अगर वो कंप्रेस हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, कंप्रेस हो जाए, तो कंप्रेस होने की वजह से आपके वहाँ पर फिंगर्स वहाँ पे नम्बनेस देखने को मिलेगी, वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिल सकता है, वीकनेस आपको आपके हैंड के अंदर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, उसी को बोला जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आपके मीडियल नर्व पर अगर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर होने से आपकी मीडियल नर्व क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके आर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और आपके कह सकते हैं रिस्ट के अंदर वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको कार्पल टनल बोला जा रहा है। और आपके हाथ के अंदर ही वहां पे प्रेजेंट, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या करती है, ये मोमेंट कंट्रोल करती है और फीलिंग ऑफ योर थंब,
ठीक है, आपके मूवमेंट के लिए वहां पे रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और मूवमेंट करवा रही है फिंगर्स का, ठीक है, मूवमेंट करवा रहे हैं फिंगर्स का, इसके लिए आपके वहां पे जिम्मेदार है आपकी कौन से, मीडियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है वहां पर, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, वो भी 30 से 60 साल की उम्र के अंदर, 30 से 60 ईयर्स की उम्र के अंदर वहां पे देखने को मिलेगी आपको। और किसकी वजह से होती है, अगर आप रिस्ट के अंदर बार बार लगातार मूवमेंट कर रहे हो, रिस्ट के अंदर लगातार वहां पे मूवमेंट्स कर रहे हो, उस वजह से आपको देखने को मिल सकती है। या कोई आर्थराइटिस हुआ, किसी को जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ हो, या वहां पे कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, उसको चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा हो, उस वजह से वहां पे मिडिल नर्व के अंदर अगर कंप्रेशन आपको देखने को मिलता है तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलेंगे। मैंने कुछ वहां पे सिम्टम्स बताए कि पेन होगा, उस पर्सन को सबसे ज्यादा नमनेस देखने को मिलेगी, पैरेस्थेसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे वीकनेस देखने को मिलेगी आपको मीडियन नर्व के अंदर। इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हो, आपको ये भी लिखना है कि भाई आपने कंडीशन तो पढ़ ली, उसके क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, लेकिन इसको ट्रीट कैसे करना है, तो आपको इंटर आर्टिकुलर वहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है, आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड, कौन से जो स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनका वहां पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वहां पे रिस्ट स्प्लिंट भी आते हैं, आप वहां पे रिस्ट स्प्लिंट भी आते हैं, उनको बांधने के लिए उनको वहां पे स्प्लिंट भी लगाए जाते हैं ताकि आप हाइपर एक्सटेंशन ना हो सके और वहां पे प्रोलॉन्ग्ड फ्लेक्शन नहीं होंगे रिस्ट का। ये भी क्या है, इफेक्टिव एक इंटरवेंशन है, मतलब किससे बचाने के लिए, हाइपर एक्सटेंशन से बचाने के लिए और वहां पे प्रोलॉन्ग्ड फ्लेक्शन से बचाने के लिए वहां पर अपन स्प्लिंट भी क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ रिस्ट जो कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा होने वाला है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको वहां पे मीडियल नर्व प्रेजेंट है, क्या है, ये मीडियल नर्व आ रही है, यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, तो इसके मूवमेंट वगैरह सारे क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, नमनेस प्रेजेंट होगा, पैरेस्थेसिया वहां पे प्रेजेंट होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये आप क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला आपका वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है वहां पर, तो आपको बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई मेल पर्सन के अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है, तो सभी को ये तो पता है कि फीमेल्स के अंदर देखी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसको बोल रहे हैं अपन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, क्या होता है कि वहां पर, ठीक है, साइक्लिक कहने का मतलब है कि मंथ में एक बार वहां पे फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर काफी हो सकता है कि वहां पे किसी फीमेल के अंदर 28 दिन से आ रही, किसी फीमेल के अंदर 35 दिन से आ रही, किसी के अंदर कम आ रही, ठीक है। तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज का एक क्या होता है, एक सर्कल अपन बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। 28 दिन से क्या आ रही है, महिलाओं के अंदर क्या आ रहा है, वहां पर बोल सकते हैं जो रक्तस्राव हो रहा है वहां पर, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आ रही है उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो होता क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उनके अंदर देखने को मिलेगा वहां पर, और 28 दिन का आपको ध्यान में रखना, 28 दिन की साइकिल होती है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा, प्यूबर्टी टाइम से स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी टाइम होता है जहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फीमेल्स के अंदर वहां पे आना स्टार्ट होते हैं, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी, वहां से स्टार्ट होता है। पूरी जो रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उस तक क्या होगा, वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्टॉप कब होती है, मीनोपोज, मीनोपोज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाए, इसको मेनोपोज बोला जाता है। 45 से 55 साल अपन इसको बोला जाता है, 45 से 55 साल की उम्र के अंदर जाकर महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है। लेकिन आना स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो आती है उसको बोलते हैं मिनार्की। मिनार्की जहां पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है उसको बोला जाता है मिनार्की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परमानेंट सीजन में होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना उसको मिनार्की बोलते हैं, ये आपको लिखना है बच्चों। इसके अलावा आपको फेजेस के बारे में बताना वहां पर कि कौन कौन सी फेजेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पूरा ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन संक्षिप्त में आपको शॉर्ट के अंदर पता होना चाहिए कौन कौन सी पहले होती है, ब्लीडिंग फेज होती है जो पहले दिन से लेकर 4th दिन, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट होती है पहले दिन से 4th दिन तक, 1 से लेकर 4 दिन तक महिलाओं के अंदर वहां पे क्या होता है, रक्तस्राव होता है, वहां पे ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 दिन तक उसको बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। उसके बाद में आती है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव बोल सकता हूं या उसको फोलिकुलर फेज में मैं कहता हूं, कौन सी, फोलिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट होती है 5वें दिन से लेके 14वें दिन, 5वें दिन से लेके 14, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने
मिलेगी। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड आती है फिर सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये 15 दिन से 28 दिन तक आती है, 15 दिन से 28 दिन तक आती है और वापस के बाद में आपका कौन सी ब्लीडिंग फेज वहाँ पे आ जाएगी। होता है क्या वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उसका डिप्लीशन हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे क्या आती है, मेंस साइकिल आती है, ठीक है। ऑल ओवर आपको इतना लिखना है, फिजिक्स के बारे में जितना आपको पढ़ा है उतना आपको लिखना है, ठीक है। आपको हार्मोन्स के बारे में बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका जीएनआरएच हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन होता है, ठीक है। ये वहां पर एक्टिवेट होगा, आपकी ओवरी को एक्टिवेट करता है, ओवरी से एफएसएच एलएच है वहां पे निकलते हैं, तो जीएनआरएच का वहां पे फंक्शन होता है, एफएसएच एलएच का वहां पे फंक्शन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, एलएच वहां पे एलएच सर्च करने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो हार्मोन्स के बारे में वहां पे लिखना है कि ये भी क्या करते हैं, वहां पे रेगुलेट कर रहे हैं आपके पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन और आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो है यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अपन यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, यूरिन किस तरीके से बनता है अपनी बॉडी के अंदर और किस तरीके से एलिमिनेट होता है, ये आपको वहां पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होने वाला है वो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, आपने पढ़ा होगा वहां पर, आपने पढ़ा होगा कि यूरिन के अंदर क्या होता है, वहां पे ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ठीक है। बोवांस कैप्सूल वहां पे प्रेजेंट होता है, इफरेंट एफरेंट वहां पे आर्टरल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्टर करने के लिए, और जो ट्यूब वाला जो पार्ट होता है, ये ट्यूब वाला जो पार्ट होता है आपने पढ़ा होगा, पीसीटी है, आपने लूप ऑफ हेनले पढ़ा होगा, आपने डीसीटी पढ़ा, आपने कलेक्टिंग डक्ट पढ़ा है, तो ट्यूबुलर जो पार्ट होता है वो वहां पे नेफ्रॉन का वो केवल रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखना है, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए या फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है वहां पर सीक्रेशन। ये तीनों स्टेप्स होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अबाउट 1800 लीटर जो पर डे होगा ब्लड होता है, वो आपकी पूरी किडनी के अंदर क्या करता है, वो फ्लो करता है। 1800 लीटर पर डे जो ब्लड होगा वो क्या करता है, किडनी के द्वारा फ्लो करता है, जिसमें से केवल 180 लीटर जो पर डे होगा वो फिल्टर होता है किसके द्वारा, आपकी ग्लोमेरुलाई के द्वारा। केवल 1800 लीटर पर डे में से केवल 180 लीटर पर डे जो हो क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलाई के द्वारा फिल्टर हो रहा है, और उसमें से भी केवल 1% ही क्या होता है, अपने वाटर के रूप में अपने बॉडी से क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेट करते हैं, यूरिन के रूप में अपन बाहर निकालते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये लिखना आपको। उसके अलावा पहले आती है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कौन सी आती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि वहां पे मैंने बता दिया कि आपका ग्लोमेरुलर वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, या आपका एफरेंट है, या आपका इफरेंट आर्टरियोल होता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पे बोवांस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्या होना, यहाँ से आपका जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वो वहां पे ब्लड किसके अंदर आ रहा, आपके बोवांस कैप्सूल के अंदर आता है, ये होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में लिखना, आप डायग्राम वहां पे बना सकते हो। 4 स्टेज होते हैं, फिल्ट्रेशन होना, रीअब्जॉर्प्शन होना, सीक्रेशन होना, एक्सक्रेशन होना, 4 तरफ से वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इनके बारे में आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा बाय द ग्लोमेरुलस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं अपन कौन सी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर फर्स्ट स्टेप इज द यूरिन फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, कौन सा है, फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये मैंने बोला कि ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज उसके द्वारा प्लाज्मा का क्या होना, फिल्ट्रेशन होना, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड दैट एंटर इन द कैप्सुलर स्पेस इज कॉल्ड दैट, जो फ्लूइड कैप्सुलर स्पेस के अंदर आ जाता है बच्चों, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि 4 नैनोमीटर साइज है, वो आसानी से क्या हो सकती है, फिल्टर हो सकती है, लेकिन 8 nm अगर साइज हो जाएगी तो वो वहां पर फिल्टर नहीं हो पाती है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है वहां पर, ठीक है। और जो टोटल एरिया होता है जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का दोनों किडनी के अंदर, वो कितना होता है, 0.8 स्क्वायर मीटर होता है,
ठीक है। दूसरा आप वहाँ पे GFR के बारे में बता सकते हो कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर कितनी होती है, तो ये होती है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। ये आपको लिखना, वहाँ पे GFR के बारे में आपको डिनोट करना है। इसके अलावा और बात करें यहाँ पे इसके वाला बताना है आपको, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बताना है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन कितना होगा उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए वहाँ पे कौन कौन से प्रेशर होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक कैपिलरी प्रेशर होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक कैपिलरी प्रेशर होता है जो किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे लगाया जाने वाला प्रेशर होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे लगाए जाने वाला प्रेशर ब्लड के द्वारा वो होता है 55 से 60 mmHg होता है। दूसरा होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है? प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है। किसके ऊपर? ग्लोमेरुलाई के ऊपर। प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा ग्लोमेरुलाई पे जो लगाया जाने वाला जो प्रेशर होगा वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये 25 से 30 mmHg होता है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो बोवान्स कैप्सूल के द्वारा, किसके द्वारा? फिल्ट्रेट इन बोवान्स कैप्सूल, इट इज अबाउट 15 mmHg। ये कितना होगा? 15 mmHg होगा। और अगर यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालें तो आप क्या कर सकते हो, जो ग्लोमेरुलर फिल्टर कैपिलरी प्रेशर है उसमें से आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलोइडल जो ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ के इसमें से आप घटाओगे तो आपका जो आने वाला है वो आने वाला नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो 10 से 20 mmHg है। वो आपका बच्चों नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इतना आपको वहाँ पे लिखना है। इसके अलावा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको ये पॉइंट लिखने हैं कि वहाँ पर 180 जो लीटर है, ये मैंने बताया वहाँ पर जो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा उनमें से केवल आप 1% ही क्या कर पाते हो, केवल यूरिन के रूप में आप बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर पाते हो, निकाल पाते हो। ठीक है, कुछ लार्ज क्वांटिटीज के क्या होते हैं वहाँ पे, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट या कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको आप रीअब्जॉर्ब कर सकते हो बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स। मतलब कहने का मतलब रीअब्जॉर्ब करना। देखो ज़्यादा हुआ 1800 ml पर डे, उसमें से 180 जो है वो फिल्टर हो रहा है, लेकिन 180 पूरा यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा रीनल ट्यूबल्स के द्वारा। तो ये आपको रीअब्जॉर्ब के बारे में लिखना है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन उसको बोला जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन उसको बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो रीअब्जॉर्ब किया जाता है रीनल ट्यूबल्स के द्वारा? जैसे वाटर है उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्लूकोज होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अमाइनो एसिड है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको वापस से क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं, एक होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा, और ऑस्मोसिस। ये तीन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? वापस क्या कर सकते हैं? रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, ट्यूबुलर सीक्रेशन के बारे में लिखना है कि वहाँ पर फिर सीक्रेशन होना। ठीक है, कि सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ से? ब्लड से रीनल ट्यूबल्स के अंदर। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो रीनल ट्यूबल्स के द्वारा वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे सीक्रेशन वहाँ पे हो रहा है आपके ट्यूबल्स के अंदर, उसको बोला जाता है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, फोर्थ का डी अपन बात करते हैं माइटोसिस के बारे में लिखना है आपको। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है वहाँ पर, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में पढ़ा आपने, सेल के बाद में आपने माइटोसिस के बारे में पढ़ा वहाँ पर कि माइटोसिस क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, और माइटोसिस में अपने पढ़ा है वहाँ पर कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस है नए सेल के बनने की, नए सेल के बनने की। जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स है, पहले वाले जो सेल्स है उनसे नई सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे को बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे किसमें? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। कितनी बनती है? 2। मियोसिस में 4 बनती है, माइटोसिस में 2 बनती है। ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल वहाँ पे डॉटर सेल में चेंज हो रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। 2 फेज होती है यहाँ पे माइटोसिस के अंदर, आपकी इंटरफेज होती है और वहाँ पे माइटोटिक फेज होती है। 2 फेज होती है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। आपको इसके बारे में बताना है वहाँ पर। ठीक है, कि इंटरफेज जो होती है उसमें क्या होता है? इंटरफेज के अंदर आपको देखना है वहाँ पर 3 फेज प्रेजेंट होती हैं, G1, S और G2। G1, S और G2। G1 होता है वहाँ पे सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है। वहाँ पे सेल ग्रोथ करना स्टार्ट होती है सबसे पहले G1 फेज के अंदर, वो आपको बताना है। ठीक है, सेल डिवीजन वहाँ पे हो रहा है। S1 ऐसी फेज होती है जहां पर बच्चों जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऐसी फेज है केवल जहां पे डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। और G2 के अंदर क्या होता है? जो जीवन के अंदर जो
ग्रोथ हो रही थी वो वहां पे क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है G2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने आपको और पॉइंट लिखे हैं कि इंटरफेज के दौरान वहां पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, सेंट्रोसोम और जो सेंट्रल होते हैं वहां पे प्रोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं और सेल की ग्रोथ वहां पे प्रेजेंट होगी और सेल डिवीजन वहां पे देखने को मिलेगा और वहां पर क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। इस फेज के अंदर वहां पर क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी आती है एम फेज, इंटरफेज के बाद में। इसमें क्या होगा, सोमेटिक सेल्स के अंदर अगर डिवीजन हो रहा है, सोमेटिक सेल्स के अंदर वहां पर अगर डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन, उसको बोला जाता है माइटोटिक फेज बोला जाता है। यहाँ पे दो स्टेज प्रेजेंट होती है, एक होते हैं न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक होता है वहां पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर वहां पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलती है। वहां पे प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है, टीलोफेज आती है। आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो क्रोमेटिड होते हैं वो प्रेजेंट होंगे और क्रोमेटिड किस तरीके से वहां पे पास में आते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वहां पे दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद में लास्ट में जाके वहां पर क्या बनाते हैं, टीलोफेज बनाते हैं। क्या आपने मैकेनिज्म पढ़ी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इतना आपको ऑल ओवर बनाना है, ये डायग्राम आपको बना के आना अगर माइटोसिस वहां पर आता है, पूछा जाता है तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी मैकेनिज्म ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कि इंस्पिरेट कैसे करते हो आप और एक्सपिरेट कैसे करते हो। इंस्पिरेटिंग का मतलब इंस्पायरेशन, मैं सांस ले रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं, मैं सांस क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो वहां पे CO2 बाहर है, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इंस्पिरेशन करना तो उसकी क्या मैकेनिज्म है, एक्सपायरेशन के लिए कौन कौन सी वहां पे मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ह्यूमन ब्रीथ जो होता है कितने करता है, 12 से 15 टाइम्स पर मिनट क्या करता है वहां पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वहां पर कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे 0.03% होती है, नाइट्रोजन वहाँ पे 78% होती है और अदर गैसेज वहाँ पे 1% प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है वहाँ पर कि accomplished by the expansion of the lung for uptake of air, कि आपके लंग्स का एक्सपांसन होना। अगर लंग एक्सपांसन होंगे तो क्या होगी, एयर एंटेक करेगी, अंदर जाएगी वहाँ पर, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन का मतलब वहाँ पे एक्सपल्सन होना, कहाँ के लंग्स से बाहर निकलना, एक्सपल्सन होना। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, रिट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको बोला जाएगा एक्सपायरेशन। इसके बाद में आपको इंस्पिरेशन के बारे में लिखना है वहां पर कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यहां पर एक्सपांसन होता है आपके इंट्राथोरेसिक जो वॉल्यूम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके लंग्स के अंदर एक्सपांसन हो रहा है। तो कब होगा, जब वहां पे थोरेक्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से वहां पे लंग्स के अंदर एक्सपांसन बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर वहां पे जनरेट करेगी एयरवे के अंदर और उसकी वजह से क्या होगा कि जो अलाउ एयर को क्या करें अंदर इंसर्ट करने का काम करें, नेगेटिव प्रेशर होगा, उसी की वजह से क्या करेगा, एयर जो है बच्चों एंटर करेगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंस्पायरेशन होता है कितने सेकंड के लिए होता है, 2 सेकंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होता है, 2 सेकंड के लिए होता है। और कौन कौन सी मसल से रेस्पॉन्सिबल होती है ये आपको जरूरी है वहां पर लिखना। तो प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन आते कौन कौन सी होती है, डायफ्राम होती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो वहां पे रेस्पॉन्सिबल होती है इनहेल करवाने के लिए। किसके लिए, इनहेल करवाने के लिए। और स्केलेनली, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, नेक या जो बेक के मसल्स होती है वो भी क्या करती है वहां पे रेस्पॉन्सिबल होती है, वो असेसरी मसल्स के रूप में आती है। ये आपको लिखना है। जब डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों तो क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ जाएगा, एब्डोमेन की तरफ जाएगा। और वहां पर वर्टिकल जो डायमीटर होगा किसका, थोरेसिक जो आपका पिंजरा है, थोरेसिक जो केज उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है वहां पर। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का तो उसकी वजह से वहां पे ट्रांसवर्स जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा और वहां पे एंट्रोपोस्टेरियर जो डायमीटर होता है थोरेसिक केज का वो वहां पर बढ़ जाता है। ये आपको लिखना है। एक्सपायरेशन के बारे में बताना है कि वहां पे आप जब आप एक्सेल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, आप CO2 को बाहर निकाल रहे हो तो वहां पे क्या प्रोसीजर होती है, कौन कौन से वहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि वहाँ पे एंटी एब्डोमिनल वॉल मसल्स होती हैं, वहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वहाँ पे असेसरी मसल्स होती हैं, इनके बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
आपके एग्ज़ाम के लिए, आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन की है उसके लिए, और आपने अगर ये पेपर अच्छे से निकाला है और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, डिटेल से थोड़ा सा जाके पढ़ा है आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से, टीम आइकॉनिक की तरफ से, पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ, आप अच्छे से एग्ज़ाम पास करो। इसी उम्मीद के साथ मैं क्या कहूँगा कि आप बढ़ते रहो अपने मंजिल की तरफ। सफलता एक ना एक दिन आपको क्या करने वाली है, बिल्कुल चूमने वाली है, ठीक है। और जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, आपको करके दिखाना है और उसी में आपको क्या मिलने वाली है बच्चों, खुशी मिलने वाली है। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे यार तू तो पढ़ाई नहीं है, तू पास हो ही नहीं सकता, तेरे को तो कोई पास नहीं करने वाला, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ऐसा कोई काम भी नहीं है जो अपन नहीं कर सकते, ठीक है। और तभी तो बोला जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं कि तुम लोग कर नहीं सकते। तो आपको अपनी खुशी ढूंढनी है, आपको लोगों को गलत साबित करना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम में अच्छे नंबर्स के साथ आपको क्या करना है, पास करना है। उसी उम्मीद के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप सक्सेस हों और अच्छे नंबर गेन करें, और हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आप भी हमारे साथ बने रहिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं या अपने जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें, उनका भी नुकसान ना हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।